Macafieja World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हमने देखा था लास्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स satisfactorily the formation of various molecules, but it fails to account the geometry and shape of various molecules. ठीक है। हर थ्योरी के पीछे जब भी कोई चीज़ का इवोल्यूशन होता है, डिस्कवरी होती है, उसके पीछे उसकी नीड जरूर होती है। तो हाइब्रिडेशन थ्योरी के पीछे नीड क्या थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया था कि बॉन्ड बनता कैसे है, और बॉन्ड बन रहा है तो वो स्ट्रांग है या वीक है, ये सब हमें बताया। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या नहीं बताया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताने में कैपेबल नहीं थी कि हम कोई भी मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं वो कैसा दिखेगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी बेसिक ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व किया किसने? हाइब्रिडाइजेशन ने। ठीक है भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग एंड स्लॉटर। ठीक है। इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिंग एंड स्लॉटर। इन्होंने देखिए क्या बताया पॉलिंग और स्लॉटर ने आपको। पॉलिंग और स्लॉटर ने सिंपल सी चीज बोली कि व्हेन टू और मोर नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू मॉलिकुलर इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स। और इस पूरे फिनोमिना को बोला गया था हाइब्रिडाइजेशन। और वो जो नई ऑर्बिटल बनेंगी वो सब इक्वल होंगी, शेप, साइज एंड एनर्जी। ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द फिनोमिना इन विच the phenomena in which two or more non-equivalent orbitals of same atom intermix same atom intermix with each other to regenerate into same number of new but but exactly identical ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। ठीक है। एंड द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्स आर आइडेंटिकल इन व्हाट? शेप, साइज एंड एनर्जी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। द न्यू ऑर्बिटल्स forms are identical in what? Shape, size एंड एनर्जी। ठीक है भाई। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए बनाया गया था। ठीक है भाई। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग ले सकते हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी जाएंगी
हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए, वो आपको याद रखनी होंगी और बस उनको डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है। चलिए, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ same atom take part in hybridization। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन, the atomic orbital which take part in hybridization, the atomic orbital participate in hybridization but not electron। सिंपल चीज, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसी पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज द atomic orbital which takes part in hybridization not electron। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है हमारा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी। ठीक है, तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी की होती है। ये नहीं कहा मैंने कि एग्जैक्टली इक्वल होती है, जैसे एस और पी, ठीक है, इनमें थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस रहता है, तो ये चलेगा। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं या इंटरमिक्स करती हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of valence shell must have same energy। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नियरली, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगी बट काफ़ी हद तक सेम होगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगी उतने ही नंबर में वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। चलिए इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी तरफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये दो कैटेगरी हमने बना दिया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमने यहाँ पर जैसे ले लिया, एक तो हमने लिया एक s और एक p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, लेकिन उसका काउंट कितना होगा, उसका काउंट होगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिया s के साथ में हमने 2p ऑर्बिटल ले ली, एक तो px ले लिया और लेट एक py ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, और उनका काउंट कितना होगा 3, 1 2 3। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी उतने ही काउंट में यहाँ पर नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी।
ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल बनेंगी, sp3, और टोटल कितना काउंट होगा उनका, 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस टी जेड स्क्वायर। ऑर्बिटल अगर मिक्स होती हैं आपस में तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा sp3d, और उनका काउंट कितना होगा, 5। क्लियर भाई। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिया s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितनी ऑर्बिटल हमने मिक्स किया है यहाँ पर, 6। तो यहाँ पर कितना काउंट बनेगा, 6, और ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, sp3d2। ऐसे ही लास्ट में हमने s प्लस पी एक्स पी वाई पी जेड टी एक्स वाई टी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतनी ऑर्बिटल को मिक्स किया। टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो जो आपके पास नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी, 7 टाइम्स sp3d3। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, 7 बनेंगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती इंटरमिक्स होती हैं उतने ही नंबर में नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहाँ पर फॉर्म हो रही हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था 2 तरह के बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्री डिसाइड करनी है। तो ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हमारे लिए कौन मैटर कर रहा है, कौन मैटर कर रहा है भाई, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो इस पॉइंट को भी एक कहीं पर ऐसे स्टार करके लिख लीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉन हाइब्रिड जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी वो क्या करेंगी, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, ये पॉइंट एक याद रखिएगा। फिर उसके बाद a hybrid orbital cannot have more than 2 electron। a hybrid orbital cannot have, a hybrid orbital cannot have more than 2 electron। ठीक है भाई, एक ये पॉइंट याद रखिएगा। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्योमेट्री, इस पॉइंट को भी आप हमेशा याद रखिएगा, आगे जाके इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स try to orient in such a way such that repulsion among them is minimum, ठीक है भाई।
चलिए, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग। अब हम लोग आते हैं सिंपली हाइब्रिडाइजेशन अगर हमने जज कर लिया है तो हमें हमारा मेन टारगेट क्या था, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वही देखने जा रहे हैं। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा। चलिए, तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन एक यहाँ पर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहला पिक किया हुआ है इधर, सबसे पहला लेट यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हुआ तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और उसका बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा, सेंटर एटम के ऊपर 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर ये sp2 हो गया तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर ट्रायंगल, प्लेनर ट्रायंगल, इसको हम लोग ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हैं। और इसमें सेंटर एटम पर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और उसका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है sp3d। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, और इसमें दो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेगा, एक होगा 120 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का। ठीक है भाई, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। अगर sp3d2 होता है तो उसकी पॉसिबल ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल बाई पिरामिडल। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा sp3d3, sp3d3। और sp3d3 में यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसमें भी दो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेंगे, वन इज 72 डिग्री एंड अदर वन इज 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल ज्योमेट्री और उसके सेंटर एटम पर पॉसिबल बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है भाई। चलिए, अब इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं हम लोग। जैसे कि हमें पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में, अब हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करता है, अब उस वाले पॉइंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मैं यहाँ पर आपको BeCl2 का मॉलिक्यूल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो BeCl2 के मॉलिक्यूल में अगर आप बेरिलियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1s2 2s2 1s2 2s2, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का, 4 होगा, 1s2 2s2। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बनाएं, ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और ये उसके बाद है हमारा 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। हमें पता है कि जो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनकी कोवेलेंसी उनके एक्साइटेड स्टेट के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होती है। तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके किस में चला जाएगा, 2p ऑर्बिटल में। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर कुछ ये अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस वक्त एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यही आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो ये s ऑर्बिटल 2s, और इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं 2px 2py और 2pz है,
तो ये 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। तो ये क्या करेगा, 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएगा विच इज़ नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और इनको हम लोग नाम क्या देंगे, इनको हम लोग नाम देते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो मिक्स होके इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अब देखिए ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कैसे जुड़ते हैं। बेरिलियम के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये है बेरिलियम। ठीक, अब बेरिलियम के साथ में हमें क्लोरीन। अब इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमें पता है कि इसको बॉन्ड किससे बनाना है, क्लोरीन के। क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन का जो पी शेल है वो यहाँ पर इसके साथ में इधर से ओवरलैपिंग करेगा। ऐसे ही हम लोग इधर से भी बना सकते हैं। क्लोरीन का ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये है बेरिलियम। ठीक है, अब ये इसके साथ में यहाँ शेयरिंग करेगा तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया है यहाँ पर। मैं उसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको दिख जाए। तो ये है देखिए इसका पूरा मॉलिक्यूल बेरिलियम क्लोराइड का, ये हाइब्रिड। और ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो बना है वो कितना है, 180 डिग्री। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर सब कुछ किसने डिसाइड किया है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द सेंटर एटम। सेंटर एटम ने देखिए यहाँ पर जो भी अपना एंगल बनाया था वही बॉन्ड एंगल पूरे मॉलिक्यूल का भी होगा और वही उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब आगे के सारे केसेस में हम लोग चाहें तो सिर्फ सेंटर एटम पे ही फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़े से और भी केसेस दिखाता हूँ इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है BF3, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है BF3। तो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p1। तो इसके ग्राउंड स्टेट में तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जम कर जाएंगे तो मैं सीधे एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में देखो ये 1s है। ठीक है, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जम करके 2p में जाएगा तो यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और यहाँ पर हम जब 2p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्या हो गया, ये px है, py है और pz है। एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था और एक s से जंप होके इधर आ गया। तो अभी देखो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ कहाँ पर है, s में और px और py में। तो अब बस हमें क्या करना है, एक 2s ऑर्बिटल और 2px और 2py ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देना है। ठीक है, इनको इंटरमिक्स करेंगे तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पर ये हमें देगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट। उनका काउंट कितना होगा, 3। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग नेम क्या देंगे, sp2। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में किस तरह के बॉन्ड एंगल बनाएगी, ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ में इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड एंगल बनाएगी कि सेंटर एटम पे जो बॉन्ड एंगल दिखेगा वो आपका कैसा होगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे ये मैंने बोरॉन का बना, ये बोरॉन का सेंटर एटम है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है। अब इसके हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमें F का क्या करना है, F का बस p ऑर्बिटल आएगा और वो p ऑर्बिटल यहाँ पर इनके साथ में शेयरिंग करने के लिए बॉन्ड बना लेगा। तो उसके साथ बॉन्ड बनाते ही ये इस तरह से, और वो शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका BF3 का मॉलिक्यूल, और यही इसी को बोलते हैं प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। तो आपको अगर इसकी ज्योमेट्री को ध्यान से ऑब्जर्व करना हो तो बस आपको इनको ऐसे डॉट लाइन को ऐसे मीट कर दीजिए, ये आपको इसकी ज्योमेट्री मिल गई। ठीक है, ये देखिए अगर आप इनको ऐसे सिंपली मीट कर दिए तो ये ज्योमेट्री मिल जाती है।
तो या इससे मैं आपको बस बताना ये चाहता था कि जब आप हाई जो सेंटर एटम के में जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स आप आपस में इंटरमिक्स होते हैं और वो क्या बनाते हैं, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करती है। और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल फर्दर साइड एटम्स के साथ में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं और पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्लियर भाई? तो ये था आपका, मैंने एक ओवरव्यू दिया। आप ऐसे चाहो तो sp3 का भी बना के देख सकते हो, sp3d का भी आप बना के देख सकते हैं, sp3d2 का भी देख सकते हैं। तो हम लोग उतना सारा टाइम स्पेंड नहीं करते, हम लोग अब सीधे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई? तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है भाई? चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर रूल। अब स्टेरिक नंबर रूल क्या होता है? बहुत सिंपल सा रूल है। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सेंट्रल एटम। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम फाइंड करिए, जैसे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में फाइंड करते थे, बिल्कुल वैसे ही सेंट्रल एटम फाइंड कर लिया। और फिर उस सेंटर एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सेंटर एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, प्लस कितने लोन पेयर हैं सेंटर एटम के पास। आपको बस ये नंबर फाइंड करना होता है। ठीक है? सिग्मा बॉन्ड तो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑलरेडी जान रखा है कि क्या होता है। लोन पेयर को मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज लोन पेयर। तो लोन पेयर को आप ऐसे बोल सकते हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is known as लोन पेयर। इसको हम लोग आगे जाके शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, तो आप याद रखिएगा। ठीक है? तो हमें सेंटर एटम पे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंटर एटम प्लस लोन पेयर, और इनका नंबर का सम निकालना है। ठीक है? अब इनका सम निकालने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फिर से उसको एक बार टेबलाइज करके आपको लिखा दे रहे हैं। लेट हमने यहाँ पर ले लिया एक स्टेरिक नंबर, और अगर हमें स्टेरिक नंबर पता है तो हम मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर हमें स्टेरिक नंबर पता है तो हम मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो लेट अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। अगर 3 आएगा तो इट विल बी sp2। अगर ये 4 आया तो इट विल बी sp3। 5 आएगा तो हम इसको बोलेंगे sp3d। 6 आएगा तो हम इसको बोलेंगे sp3d2। और 7 आएगा तो इट विल बी sp3d3। और इनकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। sp का लीनियर, sp2 का प्लेनर ट्रायंगल, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स होंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, अगर हमें सेंटर एटम के ऊपर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पता है तो वो जो सम मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर मिलते ही हम उसके करस्पॉन्डिंग उनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। अब मैं आपको अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, वो है सेंटर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पीछे पढ़ा दिया गया है, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलेगा कि सेंटर एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। एक मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बस यहाँ पर दिखा देता हूँ कि नॉन मेटल्स के लिए जो आप याद रख सकते हो।
कि उनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से टेबलाइज करके दिखा देता हूँ। तो इनको मैं ग्रुप वाइज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ग्रुप वाइज मैं यहाँ पर इनको शो कर दे रहा हूँ। एक है मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर लिखूँगा, ग्रुप नंबर, ठीक है। और ग्रुप नंबर के नीचे मैं लिखूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ग्रुप नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर हमने यहाँ से लिया है 13 से शुरू करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये हमारे पास ग्रुप नंबर हैं, ठीक है। और इनके पास इनके करस्पॉन्डिंग इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे वो भी आप नोट कर लीजिए। ग्रुप 13 के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14 के पास 4, 15 के पास 5 और 16 के पास कितने होते हैं 6, 17 के पास 7 और 18 के पास, हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम के पास कितने होते हैं भाई, हीलियम के पास आपके कितने यहाँ पर होंगे, हीलियम के पास वैसे तो उसके पास सिर्फ 2 होते हैं, उसके अलावा बाकी सबका ऑक्टेट फुल होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके फुल ऑक्टेट को 8 एज्यूम करके चलेंगे और 8 से अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। अब इनके कौन कौन से एलिमेंट हैं वो आपने कई बार पीछे भी किया है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम। 14 में कौन कौन आपको काम आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक। और ग्रुप 17 में कौन कौन है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ग्रुप 18 तो बहुत बड़ा है, इसमें हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम का मैं लिख भी दे रहा हूँ कि इसके पास 2 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। वैसे तो इनको यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर इनको क्यों बताया, ये तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, लेकिन इसमें से जेनॉन और रेडॉन ये लास्ट वाले जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं। कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा, कुछ आपको मैं घर से करने के लिए दूंगा, जो आप घर से करके आइए और उसके बाद उनका आपको डिस्कशन करना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पर BF3। तो हमें पता है कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो और फ्लोरीन के पास 7, उसको एक की नीड है। तो ये फ्लोरीन के साथ एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा और इधर से ये इससे एक शेयर करेगा। फ्लोरीन के बोरॉन के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए, 0 लोन पेयर होगा। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना मिलेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास 3 और लोन पेयर कितना आया 0, तो ये सम कितना मिला 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिल जाएगा sp2, ठीक है भाई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने H2O लिया, H2O में सेंटर एटम इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक। तो इसका हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और एक इससे शेयर करेगा और सबका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटर एटम ऑक्सीजन है, इसका स्टेरिक नंबर निकालिए। तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं 2 और इसके पास देखिए हाउ मेनी लोन पेयर इट हैज़ 2 लोन पेयर, ठीक है। तो आप इस सम को फाइंड करोगे तो ये कितना आया 4 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा भाई sp3, समझा बच्चों। तो ये मैंने आपको कुछ सर्टेन एग्जांपल दिए हैं, लेकिन आपको इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इसको कैलकुलेट करना आसान होगा। ये मैंने आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। अब एक आध मैं चार्ज मॉलिक्यूल भी देता हूँ जिससे कि आपको उनकी भी बारे में थोड़ा बता दिया जाए। चार्ज मॉलिक्यूल में दो तरह के केस होते हैं। एक केस होता है जिसमें कि चार्ज सेंट्रल एटम पे होता है और एक केस होता है जिसमें चार्ज अदर देन सेंट्रल एटम पर होता है, ठीक है। तो पहले मैं वो केस ले रहा हूँ चार्ज एट सेंट्रल एटम।
पहले मैं आपको वो वाले आयंस दिखा रहा हूँ, चार्ज जिनमें चार्ज एट सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम। ठीक है, अब सेंट्रल एटम वाले एग्जांपल में जैसे कि मैंने ले लिया H3O प्लस, NH4 प्लस, PCl4 प्लस, CH3 प्लस, ऐसे ही सब जितने भी एग्जांपल, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे H3O प्लस है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अगर सेंट्रल एटम पे एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है। तो अभी उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए? 5। अब जरा उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर हाईलाइट कर दीजिए और बाकी के एटम्स को उसके नेबरहुड में रखिए। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, आपने इनके एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज होगा। अब जरा इसका स्टेरिक नंबर निकालो, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम ने? 3। लोन पेयर कितना है इसके पास? 1। सम कितना आया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा इसका? sp3। समझे आप? तो चार्ज के ऊपर चार्ज जो भी होता है, तो चार्ज को आप कैसे एज्यूम करोगे? चार्ज अगर प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में से कम हो गए। अब मैं आपको एक ऐसा ही एग्जांपल देता हूं जिसमें कि चार्ज जो होगा वो सेंटर एटम पे निगेटिवली चार्ज लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर PCl6 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 1 निगेटिव चार्ज का मतलब होगा कि 1 उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एडिशनल उसके पास आ गया है। तो 5 पहले थे, 1 और आ गया, टोटल कितने हो गए? 6। अब इसके ऊपर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट कर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए और इसके नेबरहुड में 6 Cl होंगे। 6 Cls को ऐसे ही आप हाईलाइट करके रख दीजिए। अब हर एक Cl क्या करेगा? P के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता चला जाएगा, हर एक Cl P के हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो फॉस्फोरस ने 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, बट इसके पास लोन पेयर 0 है, तो सम कितना आया? 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp3d2। तो ये मैंने दिखाया कि व्हेन चार्ज है सेंट्रल एटम पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कम कर दीजिए, और नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर दीजिए। याद रहेगा मेरी बात ये? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि चार्ज एट अदर देन सेंट्रल एटम। चार्ज एट अदर देन सेंट्रल एटम, चार्ज एट अदर देन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब इसमें चार्ज एट अदर देन सेंट्रल एटम के एग्जांपल, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि कब कब ऐसा होगा कि चार्ज जो है वो सेंट्रल एटम के अलावा और किसी एटम के पास होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 90% 98% चांस है कि जितने भी एसिड के आयंस होंगे, जितने भी एसिड से बने हुए एनायंस होते हैं, उनमें ही चार्ज जो होता है वो सेंट्रल एटम के अलावा रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब एसिड्स के आयन हैं। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता था। जैसे ही आपको एसिड्स के आयन मिलते हैं तो आपको क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे मैंने CO3 2 माइनस है, इसके ऊपर 2 माइनस है, इसको मैंने 2H प्लस दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा? H2CO3। जरा H2CO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन और इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके 3 ऑक्सीजन को उसके नेबरहुड में रखिए और हाइड्रोजन को Ne2 ऑक्सीजन के नेबरहुड में। ठीक है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो इस बचे हुए उसके 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो जब H2CO3 में से ये जो 2 H प्लस थे, ये जब निकल जाते हैं, तो H प्लस जब निकलेगा यहाँ से,
ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ से तो H प्लस निकलता है, तो ये वाला ये एज ए H प्लस निकलेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस O को दे जाएगा। ऐसे ये भी जब H प्लस यहाँ से निकलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन O को दे जाएगा। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बना है, O माइनस O माइनस। अब जरा सेंटर एटम के पास देखिए कि इसका स्टेरिक नंबर निकालिए। इसके पास 1 2 3 टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने हैं, 0 है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बता रखा है कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, हमें वहां पर पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। क्लियर रहेगी मेरी बात। तो ये मैंने आपको दिखाया कि चार्ज्ड आयंस में कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ ढेर सारे एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, जो आप घर से प्रैक्टिस करिए। चलिए नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं, आप उनको नोट कर लीजिए। देखिए आपको इन सब कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर रूल। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको घर से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा, ठीक है, आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। क्लियर भाई, ठीक।